जब अपन हॉस्पिटल्स में कॉल मिलाते हैं, बैंक्स में कॉल मिलाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना ये जो पूरी प्रोसेस रहती है एक वॉइस बॉट की, ये कैसे काम करती है? बेसिकली इस सर्विस को अपन बोलते हैं IVR सर्विस, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें आप मल्टीपल कॉल लैंड एक साथ करवा सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे कॉल लैंड करवा सकते हैं। तो कस्टमर जो कॉलिंग करता है उसको लगता है कि ठीक है, मैंने किसी ब्रांड और अच्छी कंपनी मार्केटिंग लेवल में कंपनी में कॉल किया है, जेन्युइन कंपनी में कॉल किया है। इस IVR को अप्लाई करने से पहले और बाद में इस बिजनेस पे कितना फर्क पड़ता है? IVR सिस्टम अगर वो लेता है तो उस एक सिंगल नंबर से ही कॉल लैंड करवा सकता है। वो IVR सर्विस लेने के बाद में उसके पास भास्कर में कितनी कॉल्स आई, न्यूज़पेपर में अलग पेपर में ऐड दिया तो कितनी कॉल्स आई, एनालाइज कर सकता है कि कौन सी मार्केटिंग में मेरा ज्यादा आउटपुट निकला है। सेल्स इज अ सोल ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में सेल है तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है। अगर उसकी सेल्स इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसका कोर बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ बिजनेस ही नहीं, एक मीडियम बनाया है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने का। आज हम इनसे बात करेंगे उनकी फाउंडर जर्नी के बारे में, उनके बिजनेस चैलेंजेस के बारे में और किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर देखते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम मिस्टर दीपक कुमार शर्मा का, हु इज अ फाउंडर ऑफ सिंथन टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ 500-700 रुपए लेके आपने स्टार्ट किया था और अपना घर छोड़ा था, तो उस समय कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, या आप एकदम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे थे? कैलकुलेटेड रिस्क तो नहीं बोल सकते इसको, ये तो एक मजबूरी थी कि ठीक है, फैमिली प्रेशर है, घर से निकलना है इस टाइम और आगे की लाइफ के बारे में सोचना है। स्टडी लेवल तक अपन ने सोचा, ठीक है, अब स्टडी लेवल के बाद में वो आगे का भी सोचता है कि यार ठीक है, अब अपने को लाइफ को सेकंड पार्ट पर डिवाइड करना है और अर्निंग वाला पार्ट अपने को देखना है कि अपन पैसे कहाँ से कमा सकते हैं। और बात है पैसों की, 500-700 रुपए की, तो मजबूरी में पैसे थे ही उतने ही, तो अपन उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई वो डिसीजन तो था नहीं कि अपने पास की कैलकुलेशन डिसीजन लेके अपन क्या ठीक है इतने पैसे अपन बना सकते हैं, ऐसा कुछ तो पॉसिबिलिटी थी नहीं। बट डिसीजन ये था कि यार मजबूरी थी, बेसिकली बात देखा जाए तो मजबूरी में हमें घर से निकलना पड़ा और निकल के खुद को आगे बढ़ाने के लिए सेकंड पार्ट में अपने को स्टार्ट करने के लिए सोचा। कौन सी एज में आप निकले थे घर से? अराउंड 2012 की बात है। 2012 में लगभग मैं 19 साल का था। उस 19 साल के टाइम पे घर से निकल गया था। 19 की एज में? 19 की एज में। घर से निकलने के बाद ऐसा कौन सा फर्स्ट काम था या फर्स्ट जॉब थी जो आपने स्टार्ट की? घर से निकलने के बाद में सबसे पहले तो जयपुर आया। जयपुर आके यहाँ पे सोचा कि यार ठीक है, अब अपने को करना क्या है। तो किसी 1-2 दिन किसी दोस्त के पास स्टे किया, फिर कोई फैमिली मेम्बर रहते हैं उनके पास स्टे किया, फिर वहाँ पे सेकंड दूसरे तीसरे दिन अपने को जॉब स्टार्ट करनी सोची। फिर किसी ने रेफरेंस दिया तो किसी कॉल सेंटर में अपना जॉब स्टार्ट करी कॉल सेंटर में। तब जाके लगा कि यार ठीक है, अब अपन कुछ कर सकते हैं, तो वो स्टार्ट थी। अब वो जॉब भी एक अजीब सी जॉब थी जिसको अपन बोल सकते हैं। अराउंड में ओवर टाइम करके लगभग 12 घंटे की मैं जॉब करता था और 12 घंटे की जॉब के अलावा 3 से 4 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे। तो लगभग 16 घंटे तो मैं जॉब और ट्रैवलिंग में पूरा कर देता था। बाकी मेरे लाइफ के मेरे पास 8 घंटे से बचते थे। क्या ठीक है, इस 8 घंटे को अपने को सोने में भी यूज करना है, खाना भी है, बाकी सारी चीजें भी मैनेज करनी है। एंड उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी जब फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी? उस टाइम मेरी सैलरी थी 5400 रुपये। 5400 रुपये सैलरी थी और ओवर टाइम करके लगभग 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते थे। वो एक टिपिकल टास्क था, बट उस टाइम के लिए फर्स्ट अर्निंग थी तो दिमाग में वही था कि यार ठीक है, अपने को करना ही है और कोई ऑप्शन था नहीं लाइफ में उसके अलावा, क्योंकि मजबूरी में घर से निकले तो ऑप्शन था ही नहीं। जॉब करने के अलावा दूसरा उपाय था नहीं। पैसे आएंगे कहाँ से? फैमिली वालों ने तो डिनाई कर ही दिया था कि यार पैसे हमारे पास कुछ है नहीं, तो जो करना है खुद को ही करना है। तो लगभग 5400 सैलरी से स्टार्ट किया। नाइस। अभी आपके लगभग 1000 प्लस क्लाइंट्स हैं, लेकिन आपने जब आपकी जर्नी की स्टार्ट की थी 2012 में, तो उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा था? उस टाइम मेरा माइंडसेट तो जॉब करने का ही था, बट मैंने माइंडसेट एक चीज क्लियर थी कि जिस बैकग्राउंड फैमिली से मैं आता हूँ, मेरे को आगे उस बैकग्राउंड फैमिली में तरीके से नहीं रहना। आगे मेरे को कुछ बदलना है,
फैमिली को बदलना है, बैकग्राउंड्स को बदलना है और चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो उस टाइम तो सोच इतनी थी कि यार जॉब ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं अपने पास में। एंड जब आपने घर छोड़ा, फैमिली छोड़ी, जॉब स्टार्ट करी, उसके बाद आपको कब ऐसा लगा कि यार मुझे है ना ये जॉब छोड़नी है, अब मुझे लाइफ में कुछ और करना है? उस जॉब के बाद में तो बहुत सारी जॉब चेंजेस करी। अच्छा। उस फील्ड को छोड़ा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में आए, कंस्ट्रक्शन से फील्ड से फिर सेल्स फील्ड्स में आए, सेल्स फील्ड के बाद में एक आईटी फील्ड में गए। आईटी फील्ड के बाद डिसीजन लिया कि यार ठीक है, अब जॉब इनफ हो चुकी, और वो लगभग उस टाइम 4 साल का टाइम भी निकल गया था। 4 साल के टाइम में इतनी सीख तो मिल गई थी कि जॉब से मेरे को सिर्फ एक लिमिटेड पैसा मिल सकता है। अब मेरे को स्टार्ट करना है न्यू जर्नी, जो फिर उस टाइम में मैंने दिमाग लगाया कि यार अब बिजनेस करेंगे और कंपनी स्टार्ट करेंगे, उस कंपनी के थ्रू लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। जिस आईटी फील्ड में था, सोचा कि जो काम पिछले साल 2 साल से करते आ रहे हैं, क्यों ना अपन यही स्टार्ट करें और यही सर्विस अपन प्रोवाइड कराएं। नाइस। मैंने भी है ना एक चीज ऑब्जर्व की है कि काफी सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, और उनसे बात करने के बाद सब लोगों के है ना मल्टीपल करियर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डे वन से जो कर रहा है आज भी वही उसी करियर में, ऐसे लोग भी है, बहुत कम है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग है ना फिगर आउट करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर एट द एंड ऑफ द जो उनकी जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, जब वो एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, तो उस वक्त वो यही कहते हैं कि यार ना मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की है, मल्टीपल करियर ट्राई किया है, एंड लास्ट में आके उन्हें ऐसा लगता है कि जितने भी करियर मैंने ट्राई किया है ना, तो सबकी लर्निंग्स कहीं ना कहीं मेरे करंट जो बिजनेस है, करंट जो जॉब है, उसमें बहुत काम आ रही है। तो आपके जो फेलियर्स थे उसमें सबसे बड़ी लर्निंग आपको कौन सी मिली थी? मेरी जो जॉब की स्टार्टिंग थी वो एक सेल्स के पर्पज से थी। तो सेल्स के पर्पज से मैंने प्लान किया कि अपने को बेचना आना चाहिए कुछ भी। अगर सेल्स करना आता है तो अपन कुछ भी सेल्स कर सकते हैं प्रोडक्ट। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी सेल्स की करी, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने वो पॉइंट मेरे पार्टनर के साथ मैंने खुद पे रिस्पेक्ट, वो पॉइंट मैंने खुद डिसाइड किया कि हाँ मैं सेल्स करूंगा, बाकी फील्ड्स आपको मैनेज करने हैं, सेल्स की फील्ड मेरे को देखनी है और सेल्स ही मैं करना जानता हूँ, सेल्स ही कर सकता हूँ। सेल्स ऐसी स्किल थी जो आपने सीखी उस वक्त, और अभी आपको अभी भी लगता है कि यार ये वो चीज है जो मेरे आज तक काम आ रही है? बिल्कुल, अपन कह सकते हैं सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जब अपन किसी भी कंपनी में स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का, अगर उसकी सेल्स इम्पोर्टेंट है नहीं है तो उसका कोर बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर किसी को कोर बिजनेस सक्सेस करना है तो उसके लिए उसकी सेल्स बहुत ज़रूरी है, और सेल्स के बाद बाकी चीज़ें मैनेज होती है। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो आप ब्रांडिंग किस चीज़ की कर लोगे, टीम किस चीज़ की मेंटेन कर लोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सेल्स, देन उसके बाद में सर्विस। एग्जैक्टली। मेरा भी ये मानना है कि सेल्स इज अ सोल ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में सेल है तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल अदरवाइज वो आपका पैसा खाएगा ही खाएगा। खाएगा। एंड हाँ, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी काफी सारी सर्विसेज जो करंट कंपनीज में IVR एंड व्हाट्सएप और चैटबॉट एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी जो करंट कंपनी है सिंथन टेक्नो, थोड़ा सा आप इसको ऑडियंस को बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो सब कुछ मालूम है, तो जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली हम करते क्या है। राइट नाउ मेरी जो कंपनी वर्किंग कर रहे हैं सिंथन टेक्नो, वो आईटी कम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके अंदर हम आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट में हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड और अदर जो भी B2B बिजनेस टारगेट्स करते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। प्रेजेंट टाइम में IVR सर्विस, SMS सर्विस, बल्क SMS सर्विस, व्हाट्सएप API मार्केटिंग, RCS SMS, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सिंथन टेक्नो के थ्रू मैं उन लोगों को सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें लोग IVR भी यूज कर रहे हैं, SMS भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट जयपुर मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ हमने करी है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास में है जयपुर मार्केट में जो हमारी सर्विस यूज कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, मेरे को आज मैंने उनको सेल कर दिया, अब मेरे को सर्विस में उनको इम्पोर्टेंट पार्ट्स दिखाना है और सर्विस मुझे बेस्ट से बेस्ट देनी।
नाइस। जैसे है ना, अपन ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है जब अपन हॉस्पिटल्स में कॉल मिलाते हैं, बैंक्स में कॉल मिलाते हैं, या किसी भी रियल एस्टेट कंपनी का कॉल मिलाते हैं, तो उनके कॉल एक वॉइस बोर्ड के पास चले जाते हैं कि आपको अगर ये इनसे बात करनी है तो एक दबाओ, इनसे बात करनी है तो दो दबाओ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ना ये जो पूरी प्रोसेस रहती है एक वॉइस बॉट की, ये कैसे काम करती है ये बेसिकली और इसको अपन इसको बोलते क्या है एग्जैक्टली? बेसिकली इस सर्विस को अपन बोलते हैं आईवीआर सर्विस, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जिसको अपन बोलते हैं। ये क्या करता है, एक सिंगल पायलट नंबर आपकी टोटल बिजनेस कॉल लैंड करवाता है। मार्केट में आपका जो पब्लिश नंबर होगा वो सिंगल पायलट नंबर होगा। उस पायलट नंबर के थ्रू मल्टीपल कॉल्स लैंड होती है। मल्टीपल कॉल्स लैंड होने के बाद में अपन उसमें की ऑप्शंस दे सकते हैं, प्रेस 1 फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, प्रेस 2 सेल्स, प्रेस 3 सपोर्ट डिपार्टमेंट। और ब्रांचेज वाइज भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेस 1 फॉर जोधपुर ब्रांच, प्रेस 2 फॉर जयपुर ब्रांच, प्रेस 3 फॉर देहरादून ब्रांच। तो आईवीआर एक ऐसा सिस्टम, मल्टीपल क्लाउड्स ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मल्टीपल कॉल लैंड एक साथ करवा सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे कॉल लैंड करवा सकते हैं। प्लस जिस कस्टमर का कन्वर्सेशन हो रहा है एजेंट के साथ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस मेंटेन होता है। कॉल डिस्कनेक्ट को बदले मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, जो भी XYZ कंपनीज का नाम है। तो कस्टमर जो कॉलिंग करता है उसको लगता है कि यार ठीक है, मैंने किसी ब्रांड और अच्छी कंपनी मार्केटिंग लेवल में कंपनी में कॉल किया है, जेन्युइन कंपनी में कॉल किया है। और कस्टमर जो भी कंपनीज आईवीआर सर्विस को लेती है वो कस्टमर केयर नंबर या हेल्पलाइन नंबर के रूप में इसको पब्लिश कर सकती है। ये दिखने में एक 10 डिजिट मोबाइल नंबर जैसा ही होता है, बट इसके पीछे बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा मैकेनिज्म वर्किंग करता है। कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस होता है, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। सर्विस हमारे पास में आती है, हम क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। एक नंबर पे मल्टीपल लैंड्स कस्टमर को लैंड कर सकते हैं। एक नंबर होता है, उस नंबर 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों की टीम सिंगल नंबर से कॉल लैंड करवा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कर मतलब प्रोसेस क्या रहती है इसके पीछे? आप कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं या कोई सिस्टम्स आपने बना रखे हैं? किस तरह से, थोड़ा सा डीप में आप बताना चाहेंगे? बेसिकली ये पूरा सिस्टम पीआरआई और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है। हम जो मोबाइल नंबरों से नॉन मोबाइल नंबर की कॉल्स को फॉरवर्ड करते हैं पीआरआई पे, और पीआरआई के थ्रू अपन कॉल लैंड करवाते हैं, जिसको पीआरआई को अपन सिप लाइन भी बोल सकते हैं, पीआरआई लाइन भी बोल सकते हैं। आज पहले जो पीआरआई चलती थी, आज वो सिप लाइन पे यूजेज चल रहे हैं। और कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सेंटर होता है कि पूरा जो कॉल से पहले मेरा डेटा सेंटर पे आएगा, मेरा डेटा सेंटर के थ्रू फिर मैं कॉल्स रूट करूंगा एग्जीक्यूटिव के नंबर पे, और आप का पूरा कन्वर्जेशन रिकॉर्ड्स करेंगे, डेटाबेस मैनेज करेंगे। तो कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस और पीआरआई बेस्ड सॉल्यूशंस है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। प्लस क्लाउड कनेक्टिविटी के लिए अपने को पीआरआई और सिप लाइन यूज करना है। नाइस। 90% बिजनेसेस है ना वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग ठीक से नहीं करते। अब जैसे आपने एक आईवीआर मार्केटिंग की एक टेक्निक बताई है, तो इस आईवीआर को अप्लाई करने से पहले और बाद में किसी बिजनेस पे कितना फर्क पड़ता है? नॉर्मली कोई भी बिजनेस है वो नॉर्मली अपना एक नंबर पब्लिश करता है कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, कि इस नंबर पे रीच आउट करे और हमारी कंपनी से कनेक्ट करे। अब सपोज इन दैट किसी क्लाइंट ने न्यूज़पेपर ऐड दिया है, एसएमएस मार्केटिंग करी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में मल्टीपल कॉल्स लैंड होना स्टार्ट होंगे। मल्टीपल कॉल लैंड स्टार्ट हो तो एट ए टाइम मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर कस्टमर ने नॉर्मल नंबर पब्लिश किया है, वो नॉर्मल नंबर पे सिर्फ एक ही कॉल जनरेट हो सकती है एट ए टाइम। दूसरी कॉल आपकी वेटिंग में आ जाएगी। बट उस टाइम तीसरी, चौथी, पांचवी अगर कॉल्स आती है तो वो कॉल्स आपके उस सिस्टम पे लैंड नहीं होगी, डेड हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो वो कस्टमर कभी भी आपका वेट नहीं करेगा। एक कस्टमर ने अगर 5 मिनट बात करी तो 5 मिनट के टाइम और पीरियड में उसके पास 10 इंक्वायरी आई तो 10 में से 9 लोग उसके चले गए। सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा होगा जो उसको रिकॉल करेगा। अदरवाइज क्या होता है, सेम कोई और उसने ऐड देखा, वो उस पर उसने कॉल कनेक्ट किया। आईवीआर सिस्टम अगर वो लेता है तो उस एक सिंगल नंबर से ही कॉल लैंड करवा सकता है। वो चाहे 10 लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं तो टोटल की टोटल कॉल एक साथ लैंड होगी, और वो उनका कन्वर्जेशन भी सबका एक साथ कर सकता है। नाइस। जितने भी बिजनेसमैन न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सोशल मीडिया हो गया, वहां पर अपना मार्केटिंग करते हैं, तो वो किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे पास कितने लोगों की इंक्वायरी आई है और किस प्लेटफॉर्म से आई है?
आईवीआर का अप्लाई करने के बाद और अप्लाई करने से पहले सबसे मेजर डिफरेंस उसका ये पता चलता है कि उसके पास आज उसने भास्कर में ऐड दिया, पत्रिका में ऐड दिया, उसके पास कितनी इंक्वायरी आ रही है, या तो उसने रजिस्टर मेंटेन किया होगा या एक्सेल में डेटाबेस मेंटेन किया होगा, बट उससे टोटल कॉल वो मेंटेन कभी भी नहीं कर सकता। 99% फेल होते हैं इस कस्टमर में। आईवीआर सर्विस लेने के बाद में उसके पास भास्कर में कितनी कॉल्स आई, पत्रिका में कितनी कॉल्स आई, न्यूज़पेपर में अलग पेपर में ऐड दिया तो कितनी कॉल्स आई, वो अपना एनालाइज कर सकता है कि ट्रैक कर कौन सी सकते मार्केटिंग में मेरा ज्यादा आउटपुट निकला है, वो उसी मार्केटिंग में अपने को खुद को फ्लोट कर सकता है। तो मेजरली 100% डिफरेंस है आईवीआर यूज करने से पहले और आईवीआर यूज करने के बाद में उसकी सेल्स आउटपुट पे। जैसे मान मान लेते हैं कि मेरे पास 10,000 लोगों का डेटा है, अभी मुझे 10,000 लोगों से कनेक्ट करना है, तो मुझे कौन सा मार्केटिंग टूल यूज करना चाहिए? एसएमएस यूज करना चाहिए, व्हाट्सएप यूज करना चाहिए, या वॉइस कॉल यूज करना चाहिए? डिपेंड करता है उस टाइम आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट क्या है। अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप बल्क एसएमएस यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कॉस्ट उससे थोड़ी सी अच्छी है तो आप आरसीएस एसएमएस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे एक प्रीमियम कस्टमर है, मैं इनको वीडियो भी भेजना चाहता हूँ, पीडीएफ भी या ऑडियो भी भेजना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप एपीआई मार्केटिंग के थ्रू वो भेज सकता है। व्हाट्सएप एपीआई मार्केटिंग के थ्रू आप उसको टेक्स्ट भी भेज सकते हो, इमेज भी भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, जिस टेक्स्ट का रीड आउट करके कस्टमर आपका वीडियो भी देख सकता है। सपोज कोई रियल एस्टेट कस्टमर है, अगर उसको अपना प्रोजेक्ट का गो थ्रू करवाना है कि मेरा प्रोजेक्ट, तो अपना वो प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू का लिंक भेज सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो उससे सोशल मीडिया अकाउंट्स में कनेक्ट हो जाएगा, उसका पूरा अकाउंट रीचेक कर लेगा कि इस वॉक थ्रू के अंदर क्या है, और प्लस टेक्स्ट रीड आउट कर सकता है। तो व्हाट्सएप एपीआई, एसएमएस और आरसीएस तीनों अलग अलग डिफरेंट लेवल पे है कि उसकी मार्जिन ऑफ कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं जिन पे उनको मैसेज सेंड करना है। तो तीनों ही अपने अपने जगह सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस है, चाहे वो आरसीएस हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे वो व्हाट्सएप एपीआई मार्केट। एंड इसमें अगर आप किसी भी बिजनेस, मान लो किसी बिजनेस के लिए बजट का इशू नहीं है, तो आप किस तरह से प्रायोरिटी देंगे उस बिजनेस में इस चीज को अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले उसको बल्क एसएमएस टारगेट करना चाहिए। बल्क एसएमएस के थ्रू उसके फिल्टर्स कस्टमर्स हो जाएंगे। सपोज इन दैट उसने लगभग 1 लाख लोगों को टारगेट किया, तो 1 लाख लोगों में से जितनी भी इंक्वायरी जनरेट हुई, 10,000 लोगों की इंक्वायरी जनरेट हुई, तो उसको व्हाट्सएप के लिए रीमार्केटिंग के लिए अपने को व्हाट्सएप एसएमएस और आरसीएस एसएमएस कर सकता है। तो उन 10,000 लोगों से वो व्हाट्सएप और आरसीएस और एसएमएस के थ्रू कनेक्ट करके अपना आउटपुट निकाल सकता है। क्या ये जो स्टार्टअप्स है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उनके लिए भी ये चीज काम करती है? ये चाहे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी एक चीज काम करती है, चाहे वो ओल्ड बिजनेस हो, स्टार्ट ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस हो, उसके लिए भी ये काम करेगी, और चाहे वो मीडियम लेवल का बिजनेस हो उसके लिए भी काम करेगी। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिससे मैक्सिमम सेल्स जनरेट करने में आपका इफेक्ट होता है। और सेल्स, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो मिडिल क्लास बिजनेस हो, चाहे वो अपर लेवल बिजनेस हो, सबको सेल्स चाहिए और कस्टमर से टच चाहिए। तो सारी सर्विसेज मेरे अकॉर्डिंग सबको यूज करना चाहिए। 3 स्टेप्स में बताइए कि अगर किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के पास लीड्स आ रही है लेकिन डील्स क्लोज नहीं हो रही, तो उस केस में आप उसके सिस्टम को किस तरह से फिक्स करेंगे? सबसे पहले तो मैं उस सिस्टम पे एक आईवीआर सिस्टम अप्लाई करने के लिए बोलूँगा। आईवीआर सिस्टम के थ्रू उसकी जो जितनी भी कॉल्स आएगी पूरा मैनेज्ड होगा, कितना डेटाबेस से कॉल्स आ रही है, रिकॉर्डिंग्स क्या है, उसकी टीम की मॉनिटरिंग पर्पस से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो मैं उसमें आईवीआर अप्लाई करूँगा। सेकंड स्टेप मैं उसका अप्लाई करूँगा कि वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर सके और लोग सोशल मीडिया पे एड्स रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू उसके पास लीड जनरेट्स हो। ये तो आईवीआर और सोशल मीडिया एड्स के थ्रू वो लीड जनरेट कर सकता है। और उसके बाद वो एसएमएस, व्हाट्सएप और आरसीएस एसएमएस के थ्रू वो उसको रीच आउट करके उसमें से सेल्स निकाल सकता है। और इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस भी है कि रेगुलर वो उसको नर्चर कर सके, मतलब लीड्स आ गई, अब उसको वीकली एक मैसेज भेजना है या मंथली एक वो मैसेज वीकली मैसेज भेजना चाहे वीकली मैसेज भेज सकता है, वो डेली मैसेज भेजना चाहे वो डेली मैसेज भेज सकता है। डीएल गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज अलग अलग बना रखी है एसएमएस के अंदर। एक एसएमएस में कि डीएनडी नंबर पे एसएमएस नहीं जाना चाहिए। एक होता है प्रमोट डीएनडी, जिसमें डीएनडी कुछ प्राइमरी प्राइवेसी डीएनडी होती है कि लोग प्रेफर करते हैं कि मेरे पास रियल एस्टेट का मैसेज नहीं आया, बट उसके बाद एजुकेशन का मैसेज चला जाता है। तो थर्ड कैटेगरी होती है कि उसको प्रमोशनल मैसेज ही जाता है।
तो तीनों कैटेगरी में जिस भी टारगेट कस्टमर्स होंगे उस टारगेट कस्टमर को लोगों को वो टारगेट कर सकता है, रीच आउट कर सकता है, वो सेल्स निकाल सकता है। एंड इस जैसे आप पूरे एक रियल एस्टेट बिजनेस का फिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज है जिन बिजनेसेस को आप फिक्स कर सकते मैं रियल एस्टेट के अलावा कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस को फिक्स कर सकते हैं हैं? अपन। जैसे जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, जो कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये एजुकेशन मेडिकल कॉलेज हो, उन एजुकेशन सेक्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोई ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनीज को अपन टारगेट कर सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरर्स है, मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर केयर नंबर की रिक्वायरमेंट है तो मैन्युफैक्चरर्स को अपन टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऐसी सर्विस है हमारे पास में तो लगभग हर बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। नाइस। एंड अभी तक आप किन किन के साथ काम कर चुके हैं? अभी हम सारी कैटेगरीज में हमने क्लाइंट्स बनाए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो उस कैटेगरी में भी है, एजुकेशन में भी है, हॉस्पिटल्स कैटेगरीज भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज भी है। और ऑलमोस्ट अच्छा कवर अप हमने जयपुर मार्केट्स में किया है और जयपुर के बाहर भी हम रीसेलिंग पर्पज से सेल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। सो अगर कोई भी अपने बिजनेस में बल्क मैसेज का यूज करना चाहता है तो पहली चीज तो मेरे को ना ये महसूस होता है कि आज के जमाने में एसएमएस डेड हो चुके हैं, तो इसमें कितना एक्चुअल में रियलिटी है और क्या ये ऐसा तो नहीं है, आपके पास बैंक्स के मैसेज आते हैं, आप रीड आउट करते हैं। करते हैं? बिल्कुल। सपोज दैट आपको लैपटॉप परचेज करना है और उसी टाइम आपके पास लैपटॉप का मैसेज आ रहा है, कोई ऑफर का मैसेज आ रहा है कि 10% डिस्काउंट ऑन लेनोवा लैपटॉप या 10% डिस्काउंट ऑन डेल लैपटॉप, तो क्या उस मैसेज को आप देखेंगे? डेफिनेटली। तो एसएमएस का प्रोस्पेक्ट भी क्लियर है। बल्कि एसएमएस का जिस टाइम जिस यूजर की नीड है उस टाइम उसके पास अगर वो मैसेज जाता है तो उसको वो जरूर देखेगा और जरूर उस पर रिएक्शन करेगा। अगर उसको सपोज अगर किसी को फ्लैट परचेज करना है और उसके पास रियल एस्टेट का मैसेज गया तो 100% उस मैसेज को देखेगा और उस पर इंक्वायरी भी जनरेट करेगा। एसएमएस का प्रोस्पेक्टिव क्लियर है। सो ये जैसे एसएमएस होता है और बल्क मैसेजेस होते हैं तो इनमें भी टाइप्स होते हैं, एक तो प्लेन एक टेक्स्ट होता है, एक इमेजेस वाला होता है, हाँ, तो ये इनमें भी थोड़ा सा टाइप्स। बताइए ऑडियंस एक को। एक एसएमएस होता है जो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के लिए काम में आ सकता है। एक आरसीएस एसएमएस होता है। आरसीएस एसएमएस के थ्रू क्या थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें, बट उस कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ उसके लिंक्स चले जाते हैं, क्लिकेबल लिंक चले जाता है, इमेजेस चला जाता है और क्राउजल वो एक साथ भेज सकते हैं आरसीएस एसएमएस में, जिसको बोलते हैं रिच मीडिया सर्विसेज, जिसमें वो लिंक्स क्लिकेबल लिंक्स के साथ भेज सकता है और इमेज के साथ टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू ज्यादा। तो रिसेंटली वो सर्विसेज स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छी चल रही है, वो ग्रोइंग सर्विसेज। अगर किसी भी बिजनेस को फास्ट ग्रो करना है तो वो सबसे पहले क्या इंप्रूव करे? मार्केटिंग, सेल्स और बैकएंड सिस्टम? अलग अलग टाइम पे अलग अलग इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे पहले उसको मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके बाद मैक्सिमम लीड जनरेट होगी। मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो लीड्स मैक्सिमम उसके पास जनरेशन आएगी। लीड्स आएगी तो उस लीड्स पे उसको मैक्सिमम सेल्स जनरेट करनी है और मैक्सिमम सेल्स जनरेट होगी तो उसकी बैकएंड टीम से उस सेल्स को इम्प्लीमेंट उसको करवाना है। तो अलग अलग टाइम पे हर की प्रायोरिटी फिक्स है। उसको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उसको सेल्स भी करनी पड़ेगी और बैकएंड टीम को भी कोर मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो पूरा सब उसको प्रोडक्ट डिप्लॉय कर सकता है। अदरवाइज वो कस्टमर रिटेन नहीं होगा। ये तो हुई बिजनेस की बात। इसके अलावा आप आपके लिए पर्सनल लाइफ में किस तरह से मैनेज करते हैं इतने सारे क्लाइंट्स को, इतनी बड़ी टीम को? मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपकी कोर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सेल्स लेके आए पर अगर आपकी कोर टीम स्ट्रांग नहीं है और वो सेल्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसको टाइम पे सर्विस नहीं दे सकते, तो क्लाइंट रिटेन नहीं होगा। अगर क्लाइंट को रिटेन करना है तो उसको बेहतर सर्विसेज देनी पड़ेगी, ज़्यादा आउटपुट उसको निकाल के देना पड़ेगा जिससे क्लाइंट हैप्पी हो और वो आपके पास रिटेन के लिए बिजनेस जनरेट करे। मेरा मोस्टली टारगेट ये होता है कि कोई भी सेल्स अगर आई तो उस सेल्स को अपन रिटेन बिजनेस में कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी कोर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। जितने लोग आपके पास हो 100% एफिशिएंसी के साथ कंपनी के साथ काम करने चाहिए। और मेरे पास मेरी जितनी भी टीम्स है वो सारी कोर टीम है। जितने भी लोग हैं वो सब 3-3 4-4 साल पुराने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनको मेरे साथ 10 साल हो गए, बिजनेस 10 साल से कंटिन्यूअस मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं। उनको मेरा नेचर समझ में आता है, मेरे को
सर्विसेज का नेचर समझ में आता है कि मैं क्लाइंट को कैसे सर्विस दूं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो मेरा पार्ट ये होता है कि मुझे क्लाइंट को, हैप्पी कस्टमर्स को, उसको सर्वे करना है और उसको ऐसी सर्विस देनी है कि वो 100% मेरे पास वो रिकैन बिजनेस जनरेट कर सके। दीपक जी, आप इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं सिंथन टेक्नो, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार अभी चीजें काम नहीं कर रही, या अभी फ्यूचर में बिजनेस कम हो सकता है, तो इस केस में आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखो, बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आता रहता है। कभी आपकी सेल्स ज्यादा होगी, कभी आपकी सेल्स कम होगी। उसके लिए आपकी टीम की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, आपकी सेल्स पर जिम्मेदारी होती है। मार्केट्स में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी किस देश का युद्ध हो रहा है, कभी गोल्ड कम हो रहा है, कभी अभी जो जैसे मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि विदेश यात्रा मत करो, गोल्ड मत खरीदो, पैसा बचा के रखो। तो स्टेटमेंट से बिजनेस में फर्क पड़ता है, हर एक बिजनेस में फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। उसके लिए आपकी कोर टीम जिम्मेदार नहीं है। आपको ये सर्विस देखना है कि कितने टाइम तक आप उसको सरवाइव कर सकते हो। आगे बिजनेस जनरेट हो ही सकता है, अप एंड डाउन हर एक बिजनेस में चलता है और वो होता है अप एंड डाउन। बस आपको सरवाइव करना है कि आप कितने लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हो। सिंथन टेक्नो में अभी तक मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा बिजनेस में अपने को दूसरा ऑप्शंस देखना चाहिए। अदरवाइज ये जरूर हमने देखा कि अब इस इंडस्ट्री में अपन ग्रोथ कर चुके हैं, तो अपने को सेकंड इंडस्ट्रीज के अंदर अपन कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, पैरेलल किस इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ करनी चाहिए, तो वो डिसीजन हमने जरूर लिया। एग्जैक्टली जैसे आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि गोल्ड मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो, शादियां कम करो, ये सारी चीजें, काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके स्टेटमेंट्स में? नहीं, कहना गलत नहीं है, मोदी जी का कहना गलत नहीं है। मोदी जी ने जो कहा वो देश की जनता के लिए हित का काम है कि अगर गोल्ड नहीं खरीदेगी तो गवर्नमेंट को गोल्ड बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, और बाहर से नहीं मंगाएंगे तो इंडियन की जो आउट करेंसीज है, डॉलर जो करेंसी है, विदेशी मुद्राएं जो करेंसी, वो इंडिया के अंदर मैक्सिमम ज्यादा बैंक में होगी। कि विदेश यात्रा नहीं होगी तो इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाएगा, डॉलर्स के अंदर कमी होगी, जिससे अपना रुपया भी बढ़ेगा और देश की ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ भी होगी। बट उसके लिए पब्लिक कितना गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, वो एक देखने वाला पॉइंट है। जैसे आपने बताया कि आप आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से आपके बिजनेस को देख रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए? रिसेंटली हमने सिंथन एनर्जी करके हमने फर्म नई स्टार्ट करी है, लगभग साल भर हो गया उस फर्म को स्टार्ट करे हुए। उसमें हम सोलर इंडस्ट्री में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, डोमेस्टिक सोलर प्रोवाइड। गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम बिजली खुद बनाए कस्टमर, उस पर ध्यान देते हुए, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन में ध्यान देते हुए हमने सोलर में कदम रखा। तो सोलर में हम डोमेस्टिक कॉमर्शियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। किसी को घर पे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो वो सोलर लगवा के अपना बिजली का बिल कम कर सकता है और सेल्फ डिसीजन ले सकता है कि मेरे को कितनी बिजली यूजेज उसमें करनी है। सेम प्रोस्पेक्ट कॉमर्शियल के लिए अप्लाई होता है, सेम प्रोस्पेक्ट डोमेस्टिक के लिए अप्लाई होता है। तो सोलर इंडस्ट्री में हमने अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है अभी, और टचवुड अच्छा ग्रोथ चल रहा है सोलर इंडस्ट्री में, और आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ हम करेंगे। एनी रीजन आपने सोलर ही क्यों चूज किया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रोथ किस बिजनेस की सबसे ज्यादा है प्रेजेंट टाइम में, अगर देखा जाए तो एनर्जी को लेके बहुत अच्छी ग्रोथ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सपोर्ट कर रही है कि मैक्सिमम लोग सोलर लगाए। सोलर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग सब्सिडी भी दे रही है। 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 17,000 राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी दे रही है तो लगभग लोगों के लिए फ्री में ही लगभग सोलर लग रहा है, और बहुत अच्छी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, जिसमें 5 से 6% पर कस्टमर्स का लोन हो जाता है और उसका बिजली का बिल जीरो हो जाता है, मैक्सिमम जीरो हो जाता है, बाकी कम से कम उसका बिजली का बिल आता है। तो इस प्रोस्पेक्ट को हम सोच के हमने सोलर इंडस्ट्री स्टार्ट किया कि आगे ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें हम अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। एंड किसी ये अभी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों के लिए आप करते हैं या ओनली कॉमर्शियल्स? हम रेजिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों के लिए सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। डोमेस्टिक किसी घर के रूफटॉप सोलर लगाना है तो किसी घर पे भी रूफटॉप सोलर लगाते हैं, और उसको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर को सिर्फ अपना डिटेल्स सेंड करनी है, लोन प्रोसीजर भी हमारी टीम करती है, नेट मीटरिंग भी हमारी टीम करती है, और इंस्टॉलेशन भी हम हमारी टीम से प्रोवाइड कराते हैं। और अच्छे से अच्छे कंपनीज के सोलर पैनल्स हम इंपोर्ट
करते हैं और सोलर पैनल्स उनके घर पे लगा के कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनका बिजली का बिल 0 हो जाए। नाइस। एंड लेट सपोज कि किसी के बिजली घर में बिजली का बिल आता है 5,000 का हर महीने का, उसको अगर वो अपने घर में सोलर लगवाता है तो उसको कैसा एडवांटेज मिल सकता है? अगर सपोज इन दैट किसी का बिजली का बिल 5,000 रुपए का आता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको लगभग 5 किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए। 5 किलोवाट के सोलर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 से 6% उसके अमाउंट को लोन कर देती है, प्लस 95,000 उसको सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, जिससे वो मैक्सिमम सोलर लगा सके। अभी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है, उस नोटिफिकेशन में लगभग 2027 और 31 मार्च तक गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाना चाहिए और अपने घर पे सोलर लगवाना चाहिए। नाइस। एंड सोलर लगवाने के लिए मिनिमम बजट कितना रखना चाहिए अगर किसी को भी? डिपेंड करता है उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है। अगर उसको बिजली का बिल 3 किलोवाट का आ रहा है, जैसे तो मैंने आपको बताया 5,000 अगर का आ रहा है, 5,000 का किसी का बिजली का बिल आ रहा है तो उसको 5 किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए, जिसकी कॉस्ट 2,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख के रुपए के बीच में आती है। 95,000 उसको सब्सिडी मिल जाती है। तो अराउंड ये मान के चलते हैं कि 1,90,000 से 2 लाख तक का उसका टोटल कॉस्ट आती है। और वो भी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, उन गवर्नमेंट बैंक की तरफ से 5 से 6% पे लोन हो जाता है। तो जितना बिजली का बिल भर रहा है उतना वो EMI भर के 3 साल बाद अपना सोलर को फ्री कर सकता है। आगे वाले 25 से 30 साल तक जो कंपनी वारंटी प्रोवाइड कराती है पैनल्स की, उतने साल तक वो अपना बिजली का बिल 0 कर सकता है। जयपुर में अगर कोई भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाना चाहता है अपने घर में या अपने कॉमर्शियल स्पेस में, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो सोलर पैनल्स लगवा रहा है तो सबसे पहले उसको ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी किस कंपनी मॉड्यूल्स के सोलर पैनल लगा रही है, प्लस के अंदर उसका इंस्टॉलेशन कितना अच्छी तरीके से किया जा रहा है, उसकी वायरिंग, उसका इन्वर्टर, उसका स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैक्सिमम लंबे टाइम के लिए वो चल सके। तो उसको मॉड्यूल्स भी देखना चाहिए, वायरिंग भी देखनी चाहिए, प्लस के अंदर उसको इन्वर्टर और उसका स्ट्रक्चर उसको चेकअप करना चाहिए कि कितना अच्छा अपन कम रहे। प्लस ये डिपेंड होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ अपन सोलर लगा रहे हैं, क्या वो PM सूर्यघर योजना पोर्टल पे रजिस्टर्ड है? अगर वो रजिस्टर्ड है तो ही उसके साथ काम करें, अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ काम नहीं करें। अच्छा, ये मेरा और ओपिनियन उस है। पर रजिस्टर्ड क्यों होनी चाहिए? गवर्नमेंट अगर किसी को सब्सिडी चाहिए तो उस वो गवर्नमेंट ऑफ जो पोर्टल PM सूर्य घर योजना गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अदरवाइज उसके लाइसेंस के थ्रू उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर्स होना जरूरी है, जिसके कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ नियम एवं शर्तें गवर्नमेंट्स के हैं। जो कंपनी वो नियम एवं शर्तें और कुछ क्वालिफिकेशन होती है तो ही उसको वो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलता। मतलब ऐसा है कि आपको अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी है तो आपको उन कंपनी से ही करवाना है जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट पोर्टल पे हाँ, रजिस्टर्ड क्योंकि है। गवर्नमेंट उनको फिर प्रॉपर उनका बिल्कुल जो भी सर्टिफिकेशन रहता है वो प्रोसेस गवर्नमेंट उसको अप्लाई करके चेक करके देती बिल्कुल विदाउट लाइसेंस कंपनी के थ्रू अपन सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करा सकते, उसको है। सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यही है, अगर कोई भी सोलर लगा, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि अगर आप सोलर लगवाते हो तो 2-3 साल में आप वैसे ही बिजली के बिल से फ्री हो जाओगे, फिर उसके बाद तो लाइफ टाइम अर्निंग सोर्स है उसका, 0 बिजली का बिल। जीरो बिजली का बिल है। ईवी कार और ले लो, आपका EV पेट्रोल का बिल भी EV कार ले लो, EV पे ज्यादा सपोर्ट करना भी चाहिए गवर्नमेंट को। EV की खुद बिजली बनाएगा तो EV चार्जिंग से बिजली का बिल वैसे ही उसका मतलब 0 मैंने आएगा खुद ने तो एक बार सोर्स है। हाँ, मैंने खुद ने भी एक दिन यही चीज सोची कि एक काम करते हैं, घर में सोलर लगवा लेते हैं और ईवी कार ले लेते हैं, बिल्कुल बिल भी फ्री हो जाएगा, कार कार भी भी फ्री फ्री हो जाएगी। जनरली एक कार का खर्चा आ जाता है 5-10 हजार रुपए मंथली, कार का रहता ही है अगर आप कार मेंटेन करते हो, तो वो भी फ्री हो जाओगे आप। 4-5 हजार 5-10 हजार देखा जाए तो जेब बिल देखा जाए तो जेब पे भारी नहीं पड़ेगा ना। हाँ, अगर सोलर लग जाएगा और 5 से 6% पे गवर्नमेंट लोन दे रही है गवर्नमेंट बैंक से, प्लस सब्सिडी दे रही है, उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा तो उसके पॉकेट मनी पे खर्चा ही नहीं पड़ेगा, उसकी वो सेविंग कर सकता है, उसकी बचत कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज थी कि जो ये सब्सिडी आती है अपने पास, जैसे आपने बताया 95,000 या 78,000 की, ये कितने टाइम में हमारे पास वापस आती है?
साइड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में फॉर्मेलिटीज होती है जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे अपने को करनी पड़ती है, वो लाइसेंस शुदा कंपनी ही कर सकती है। वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के विद इन 1 मंथ उसकी सब्सिडी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा किसी की तो 1 दिन में भी आ जाती है। अच्छा, एक दिन में भी आ जाती है। हम्म, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? वो मैक्सिमम 1 मंथ अगर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है तो। अच्छा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? फॉर्मेलिटीज में उसका रजिस्टर्ड वेंडर से काम करवाना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट्स उसके बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स और उसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपने को सबमिट करने हैं। साइड इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से की गई हो वो कर ध्यान में पड़ता है। प्लस डीसीआर मॉड्यूल्स का यूज किया हो, उसके थ्रू ही सब्सिडी मिलेगी। दीपक जी, मैंने देखा है कि मार्केट में ना बहुत सारे वेंडर्स है अभी सोलर पैनल्स लगवाने के लिए। तो किस तरह से पता लगा है कि कौन सा फेक वेंडर है और कौन सा सर्टिफाइड वेंडर है? सर्टिफाइड वेंडर को चेक करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पीएम सूर्यघर योजना पे जाके वहाँ पे वेंडर की लिस्ट आउट में जाके चेक कर सकते हैं कि सर्टिफाइड वेंडर है या नहीं है। और सिंथन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक सर्टिफाइड वेंडर्स है, उसके थ्रू आप कनेक्ट करके सोलर इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। उसकी वेबसाइट है sinthanenergy.com। और अगर आपको मोबाइल से कनेक्ट करना है तो उसका कस्टमर केयर नंबर है 8742040506। तो सिंथन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करके अपने घर पे सोलर लगा सकते हैं और अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। और जो लोग फेक मतलब जेन्युइनली काम नहीं कर रहे मार्केट में, कई जगह मैंने देखा है कि लोकल वो प्लेट्स रहती है उनका भी यूज कर लेते हैं वो। तो उनसे कैसे बचा जाए? सर्टिफाइड वेंडर से ही काम कराओ। सर्टिफाइड वेंडर्स की कंप्लेन आप गवर्नमेंट पोर्टल पे कर सकते हो। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आप वेंडर्स की कंप्लेन कर सकते हो और वेंडर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो सर्टिफाइड वेंडर कभी भी गलत काम नहीं करेगा। पहली चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको सर्टिफिकेशंस देखना जरूरी है अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल पीएम करवा रहे हो। सूर्यघर योजना पोर्टल पे लिस्टेड वेंडर से ही आपको काम करना चाहिए। आपके साथ बात करके काफी मजा आया। इस पॉडकास्ट को विराम देने से पहले आप क्या ऑडियंस के साथ कोई फाइनल मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, देश के साथ रहे। जिस गवर्नमेंट को अपने इलेक्टेड करके वहाँ पे एक सेंटर में बिठाया है, स्टेट में बिठाया है, उस गवर्नमेंट की योजनाओं पे ध्यान रखें और सर्टिफाइड वेंडर के साथ काम करें, अच्छी कंपनी के साथ काम करें जिससे आपका आउटपुट अच्छा निकल सके। ये थी आज की हमारी कन्वर्सेशन दीपक जी के साथ, जो कि फाउंडर है सिंथन टेक्नो एंड सिंथन एनर्जी के। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आपको डायरेक्टली दीपक जी से कनेक्ट करना है तो इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।